हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने चैनल पे। और आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अपनी रिवीजन सीरीज़ का फर्स्ट पार्ट, दैट इज़ राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप का फर्स्ट पार्ट। यू कैन से हिस्ट्री से शुरुआत करें हम अपनी रिवीजन सीरीज़ की। राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप के सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे अपने एनसीईआरटी क्वेश्चंस। ठीक है, एनसीईआरटी एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे और एग्जामिनर ने एग्जैक्टली क्वेश्चंस उठाए हुए हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइजेस से। जस्ट 2 to 3 मिनट्स देना, क्लास आपको बेस्ट रिजल्ट देगी। क्यों बोल रहा हूँ ऐसा? 2 to 3 मिनट्स बाद आपको खुद से पता लग जाएगा। 3 मिनट्स में आपको एक क्वेश्चन तो लर्न करा ही दूंगा। लेट्स सी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले, कहाँ गया, ओह सॉरी, हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले राइट अ नोट ऑन गिसेप मेज़िनी के बारे में। ओके, मेज़िनी अंकल के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है पढ़ लोगे 2 मिनट, मैंने बोला ना। गिसेप मेज़िनी, गिसेप मेज़िनी कौन थे? एक इटालियन पॉलिटिशियन थे, जर्नलिस्ट थे, एक्टिविस्ट थे, जिन्होंने वर्क करा हमेशा से ही यूनिफिकेशन ऑफ इटली के लिए। पहला पॉइंट याद रखना है आप लोगों को, ही वॉज एन इटालियन पॉलिटिशियन, जर्नलिस्ट, एक्टिविस्ट, वर्कड फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ इटली, नंबर 1। नंबर 2, he was the supporter of republicanism and always favored independent Italy, unified Italy, free Italy, unification of Italy। कुछ बोलो जो आपको समझ में आए, जो आपको याद रहे। ठीक है, इटालियन पॉलिटिशियन थे, जर्नलिस्ट थे, एक्टिविस्ट थे, जिन्होंने यूनिफिकेशन ऑफ इटली के लिए वर्क करा। नंबर 2, सपोर्टर थे रिपब्लिकनिज्म के, हमेशा से फेवर करा यूनिफिकेशन ऑफ इटली के लिए। ठीक है, क्लियर हो गए, 2 पॉइंट्स याद हो गए होंगे। नंबर 3, sent into exile in 1831 for attempting a revolution in Liguria, Liguria, Mazzini uncle, Liguria, Mazzini uncle, 1831। याद रखना है, याद रखना ही पड़ेगा और याद रहेगा, मुझे पता है। 1831 लिगुरिया, सब भूल जाओगे, लिगुरिया याद रहेगा पक्का, और इसी से एक नंबर मिल जाएगा आपको, डोंट वरी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, 2 सीक्रेट सोसाइटीज फाउंड करी थी इन्होंने। 2 सीक्रेट सोसाइटीज याद रखना है, 2 अंडरग्राउंड सोसाइटीज और सीक्रेट सोसाइटीज। नंबर 1, यंग इटली इन मर्सेल्स, यंग यूरोप इन बर्नी, यंग यूरोप इन बर्नी, यंग इटली इन मर्सेल्स, यंग यूरोप इन बर्नी, याद रखना है। 2 सीक्रेट सोसाइटीज फाउंड करी थी किसने? मेज़िनी अंकल ने। सो अभी तक हम लोग 4 पॉइंट्स पढ़ चुके हैं। नंबर 1, he was an Italian politician, journalist, activist, worked for the unification of Italy. Number 2, supporter of republicanism and always favored unification of Italy, unified Italy, independent Italy, जो बोलते हो। Number 3, sent into exile in 1831 for attempting a revolution in Liguria. Got it? Number 4, founded 2 secret societies, 2 underground secret societies, you can say. Number 1, Young Italy in Marseilles, and number 2, Young Europe in Burney. एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, दैट गॉड हैड इंटेंडेड नेशंस टू बी द नेचुरल यूनिट्स ऑफ मैनकाइंड। ये किसका बिलीफ था? एग्जैक्टली एक क्वेश्चन पूछा गया है, हु बिलीव्ड दैट गॉड हैड इंटेंडेड नेशंस टू बी द नेचुरल यूनिट्स ऑफ मैनकाइंड? तो ये मेज़िनी का बिलीफ था। आपको ये स्टेटमेंट एग्जैक्टली याद रखना है कि किसका बिलीफ था। गॉड हैड इंटेंडेड नेशंस टू बी द नेचुरल यूनिट्स ऑफ मैनकाइंड। ओके, कीप दिस पॉइंट इन योर माइंड। नेक्स्ट, एक मेटरनिच अंकल थे, वो इनसे बहुत जलते थे। ऐसा क्यों? भाई ये चाहते थे इंडिपेंडेंस, वो ऐसा नहीं चाहते थे। अभी के लिए आप सिर्फ इतना याद रखो और इतना ही समझो। नेक्स्ट, मेटरनिच अंकल ने इनके बारे में क्या कहा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज एक बार एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछा था, हु डिस्क्राइब्ड गिसेप मेज़िनी द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर। ठीक है, सो ये पूछा जा सकता है, आपको ये याद रखना है कि किसको बोला गया था द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर। गॉट इट? ठीक है, तो किसको बोला गया था? गिसेप मेज़िनी को। किसने बोला था? मेटरनिच अंकल ने। ठीक है, यू विल गेट दिस पीडीएफ लेटर ऑन, तो अभी आप सिर्फ समझना है आपको और याद रखना है। सो अभी तक हमने कितने पॉइंट्स पढ़ लिए? नंबर 1, इटालियन पॉलिटिशियन वाला पॉइंट याद रखना है। नंबर 2, रिपब्लिक नेशन के फेवर में थे, यूनिफिकेशन ऑफ इटली के लिए हमेशा इन्होंने बात करी। नंबर 3, इनको एग्जाइल भेजा गया था एक बार 1831 में, 1831। इफ यू नो द करेक्ट ईयर इन हिस्ट्री देन ओनली कोट इट इन द आंसर, अदरवाइज नो नीड। ओके, एंड नंबर 4, he founded 2 secret societies, that is Young Italy in Marseilles and Young Europe in Berne. Okay, number 5, what was his belief regarding the nations? God had intended nations to be the natural units of mankind. This was his belief. Number 5, who described him the most dangerous enemy of our social order? Metternich uncle, Metternich uncle. Got it? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं सेकेंड पार्ट अपने क्वेश्चन का, दैट इज
काउंट कैमिलो डी कैवर, इनके बारे में हम PYQ से डिस्कस करेंगे, यहाँ से नहीं पढ़ेंगे, तो इसको अभी के लिए मैं स्किप कर रहा हूँ एज ऑफ नाउ, ठीक है। डोंट वरी, डिस्कस कर लेंगे, परेशान मत होना, ठीक है। नंबर 3 थर्ड पार्ट है द ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, इसको हम डिस्कस करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जामिनर ने डायरेक्टली क्वेश्चन उठाया है, यू विल गेट एन आइडिया फ्रॉम द PYQs, ओके। चलिए बात करते हैं ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की। इसको ग्रीक रिवॉल्यूशन भी बोला जाता है और एक काफ़ी सक्सेसफुल वॉर रहा था, वॉज अ सक्सेसफुल वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस वेज्ड बाय द ग्रीक रिवॉल्यूशनरीज बिटवीन 1821 एंड 1832 अगेंस्ट द ऑटोमन एम्पायर। सर इसको याद कैसे रखें, बहुत बड़ा हो गया, वेट सबर करो। ग्रीक रिवॉल्यूशन वॉज अ सक्सेसफुल वॉर अगेंस्ट द ऑटोमन एम्पायर बिटवीन 1821 एंड 1832। ग्रीक रिवॉल्यूशन एक सक्सेसफुल वॉर था अगेंस्ट द ऑटोमन एम्पायर बिटवीन 1821 एंड 1832। अंडरस्टूड, याद हो गया। ग्रीक रिवॉल्यूशन वाज अ सक्सेसफुल वॉर ऑफ ग्रीक रिवॉल्यूशनरीज या बिटवीन 1821 एंड 1832 अगेंस्ट द ऑटोमन एम्पायर। बस इतना भी याद रख सकते हो आप, अगर पूरा याद नहीं रखना कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आप इसमें से क्या याद रखोगे, ग्रीस जो था 15th सेंचुरी से पार्ट था ऑटोमन एम्पायर का, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट जो ग्रोथ थी रिवॉल्यूशनरी नेशनलिज्म की, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दिस टर्म, रिवॉल्यूशनरी नेशनलिज्म मतलब जो नेशनलिज्म की फीलिंग थी, ठीक है, उसकी जो ग्रोथ हुई यूरोप में, उसकी वजह से आपका जो है स्ट्रगल स्पार्क हुआ फॉर द इंडिपेंडेंस अमंग द ग्रीक्स विच बिगेन इन 1821। एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर ऑनली दैट 1821 और 1832 के बीच में काफ़ी सक्सेसफुल वॉर रहा था, ठीक है। पोएट्स और आर्टिस्ट ने हेल्प करी टू मोबिलाइज पब्लिक ओपिनियन, कैसे, पोम्स वगैरह कंपोज करके, पिक्चर्स वगैरह बना करके, टू सपोर्ट इट्स स्ट्रगल अगेंस्ट अ मुस्लिम एम्पायर, ठीक है। किसने सपोर्ट करा, पोएट्स एंड आर्टिस्ट ने, ताकि पब्लिक ओपिनियन बन सके, ओके, मोबिलाइज हो सके। नेक्स्ट एक इंग्लिश पोएट थे लॉर्ड बायरन, इन्होंने ऑर्गेनाइज करे फंड्स, रिमेंबर दिस, किसने फंड्स ऑर्गेनाइज करे थे, इंग्लिश पोएट थे लॉर्ड बायरन इज रिलेटेड टू ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ओके। मैचअप में क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जामिनर। नेक्स्ट एंड लेटर वेंट टू फाइट इन द वॉर, फिर वो वॉर में फाइट करने चले गए। अल्टीमेटली द ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल इट्स सुपर डुपर इंपॉर्टेंट। अब एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास कितने पॉइंट्स हो गए हैं देखते हैं एक बार, हाँ कंबाइन करके, जस्ट अ सेकेंड। चलो पहला पॉइंट, ग्रीक रिवॉल्यूशन वॉज अ सक्सेसफुल वॉर of Greek revolutionaries between 1821 and 1832 against the Ottoman Empire. This is our first point. ग्रीक रिवॉल्यूशन एक सक्सेसफुल वॉर था ग्रीक रिवॉल्यूशनरीज का बिटवीन 1821 एंड 1832 अगेंस्ट द ऑटोमन एम्पायर। नंबर 2, growth of revolutionary nationalism in Europe sparked off a struggle of independence among the Greeks which began in 1821. रिवॉल्यूशनरी नेशनलिज्म की वजह से, ठीक है, उसकी ग्रोथ की वजह से जो है, जो ग्रीक्स हैं वो इजीली स्ट्रगल कर पाए फॉर देयर इंडिपेंडेंस, जो स्टार्ट हुआ था 1821 में, ओके। नेशनलिज्म की फीलिंग नहीं होती तो वो स्ट्रगल नहीं कर पाते, ये मेन पॉइंट था, द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म यू कैन से, दिस इज द नंबर 2। नेक्स्ट नंबर 3, किसने इंपॉर्टेंट और क्रूशियल रोल प्ले करा, यू कैन से पोएट्स एंड आर्टिस्ट, ठीक है, हेल्प्स टू मोबिलाइज पब्लिक ओपिनियन टू सपोर्ट इट्स स्ट्रगल अगेंस्ट द मुस्लिम एम्पायर। ये थर्ड पॉइंट है आपका, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट, इंग्लिश पोएट लॉर्ड बायरन ऑर्गेनाइज्ड फंड्स, ये इंपॉर्टेंट है, इसको सिर्फ इतना ही याद रखेंगे, आगे का याद रहे तो ठीक है, अदरवाइज नो नीड। फोर्थ पॉइंट, इंग्लिश पोएट थे लॉर्ड बायरन जिन्होंने फंड्स ऑर्गेनाइज करे थे। और फाइनली दे गॉट द इंडिपेंडेंस थ्रू द ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल ऑफ 1832, रिकॉग्नाइज्ड ग्रीस एज एन इंडिपेंडेंट नेशन। ये तो सुपर डुपर इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, इससे रिलेटेड तो एग्जामिनर 1 मार्क का क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है। ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल 1832, ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, गॉट इट, ठीक है। एंड इट्स इंडिपेंडेंस वाज गारंटीड और सपोर्टेड यू कैन से बाय रशिया, इंग्लैंड एंड फ्रांस। किसने इंडिपेंडेंस की गारंटी दी, रशिया, इंग्लैंड एंड फ्रांस। ये हमारा फिफ्थ पॉइंट बनता है।
5 मार्क्स से ज़्यादा इसका बजट भी नहीं है, ठीक है। वैसे तो 1 मार्क में क्वेश्चन पूछा है एग्जामिनर ने कई बार, लाइक कौन सी ट्रीटी से जो ग्रीक है उसको इंडिपेंडेंट नेशन डिक्लेयर किया गया, तो ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल यू कैन से, दैट इज ऑफ 1832। गॉट इट, ठीक है। सो 5 पॉइंट्स इसमें हो गए। एक बार ऊपर वाला भी आंसर देख लो, भूल गए होगे। गिसेप मेज़नी के बारे में हमने पढ़ा था, इटालियन पॉलिटिशियन वाला पॉइंट, सपोर्टर ऑफ रिपब्लिकनिज्म, एग्जाइल में भेज दिया गया था लिगुरिया 1831, यंग इटली इन मर्सेल्स एंड यंग यूरोप इन बर्नी, ठीक है। यंग इटली इन मर्सेल्स एंड यंग यूरोप इन बर्नी, ये भी गिसेप मेज़नी के थ्रू फाउंड की गई थी सीक्रेट सोसाइटीज। इनका बिलीफ था दैट द गॉड हैड इंटेंडेड नेशंस टू बी द नेचुरल यूनिट्स ऑफ मैनकाइंड। गॉड का ये मानना है कि भाई सब लोगों को एक, सब पूरे नेशन जो है वो एक साथ रहना चाहिए, डिवाइड करके कोई बेनिफिट नहीं है, ठीक है, ऐसा इनका बिलीफ था। मेटरनिच अंकल ने इनके बारे में क्या बोला था, ही वॉज द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर, ठीक है, ये हमने देख लिया। देन ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी आप होप सो आप लोगों को क्लियर होगा। 2 पॉइंट्स क्लियर हो गए हमारे। थर्ड, 2 क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज अभी मैंने एक कैवर के बारे में नहीं बताया, दैट आई विल डिस्कस थ्रू PYQ। फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट के बारे में बात करते हैं। फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट क्या थी? फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट 1848-49। फ्रैंकफर्ट क्या है पहले एक पता होना चाहिए आपको। फ्रैंकफर्ट एक जगह का नाम है, वहाँ पे एक पार्लियामेंट हुई थी, कंडक्टेड एट फ्रैंकफर्ट ऑन मे 1848। कब हुई थी इंपॉर्टेंट है, मे 1848, मे 1848, ओके क्लियर। नेक्स्ट, व्हाट वाज इट्स पर्पस, सर क्यों कंडक्ट हुई थी, क्यों करवाया गया था? इट्स पर्पस was to plan the unification of Germany. This was the main purpose of this parliament, unification of Germany. Got it? Unification of Germany इसका main purpose था, that's why Frankfurt parliament हुई थी। यानी कि जब unification of Germany से related भी अगर कोई क्वेश्चन आता है तो you can quote this point. Got it? ठीक है। Finally, in March 1849, the parliament adopted a federal constitution of German states, excluding Austria. ऑस्ट्रिया को हटा दिया गया था, ध्यान देना, विद अ पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट एंड अ हेरिडेटरी एम्परर, सॉरी हेरिडेटरी एम्परर, बट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कौन सी रहेगी, पार्लियामेंट्री रहेगी। कब हुआ था ये ऐसा? मार्च 1849 में। सो पहला पॉइंट आपका क्या एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट कब कंडक्ट हुई, मे 1848, पहला पॉइंट। दूसरा, इसका पर्पस क्या था, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। 2 पॉइंट्स क्रिस्टल क्लियर याद हो जाने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, थर्ड पॉइंट इसका क्या है, फ्रेडरिक विलियम फोर्थ, फ्रेडरिक विलियम फोर्थ ऑफ प्रशिया वॉज चूजन एम्परर, ध्यान देना इस बात को, हाँ, was chosen emperor but he refused to accept the crown from a popularly elected assembly and the entire scheme failed. क्या हुआ? फ्रेडरिक विलियम फोर्थ को एम्परर चूज किया गया बट उन्होंने मना कर दिया, सो दैट्स वाई पूरी स्कीम फेल हो गई। ये आपको थर्ड पॉइंट याद रखना है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन बनता है तो। गॉट इट? नेक्स्ट, फोर्थ पॉइंट के लिए व्हाट यू हैव टू रिमेंबर, मोस्ट ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव्स विथड्रू एंड रिमाइंडर वर डिस्पर्स्ड, मतलब सब बेकार ही हो गए, खत्म हो गए भाई, जब राजा ही बनने को तैयार नहीं कोई तो बेकार हो गया सिस्टम। द पार्लियामेंट देयरफॉर accomplished nothing as troops were called and the assembly was forced to disband. लास्ट में क्या हुआ, ट्रूप्स को बुलाया गया, मतलब पुलिस वालों को बुलाया गया, और फाइनली असेंबली को डिसबैंड कर दिया गया फोर्सफुली। तो ये 4 पॉइंट्स याद रखने। वैसे फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट से डायरेक्ट क्वेश्चन बनना पॉसिबल है भी, बट अभी तक तो नहीं बना है, ठीक है। मैंने PYQs देखे थे तो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट से रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आया था। हाँ, ये पॉइंट्स आप कोट कर सकते हो किसी लेंदी आंसर में, ठीक है। नेक्स्ट, द रोल ऑफ वुमेन इन नेशनलिस्ट स्ट्रगल्स। वुमेन का रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री में, ठीक है। सो नेशनलिस्ट स्ट्रगल्स में क्या उनका रोल रहा, दैट वी आर गोइंग टू सी। वुमेन हैड फॉर्म्ड their own political associations, founded newspapers, taken part in political meetings and demonstrations. जितनी भी बातें याद रहे, रैलीज में पार्ट लिया, पॉलिटिकल एसोसिएशंस फॉर्म करी, न्यूज़पेपर्स फाउंड करे, एट्सेट्रा। 2-3 लिखना, एट्सेट्रा ठोक देना, दैट्स इट। पॉलिटिकल एसोसिएशंस फॉर्म करी, न्यूज़पेपर्स फाउंड करे, पॉलिटिकल मीटिंग्स रखी और डेमोन्स्ट्रेशंस करे। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, विमेन ने फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट भी अटेंड करी थी। वाई? बिकॉज द राइट टू एजुकेशन, ठीक है, वॉज नॉट गिवन टू देम, इसलिए उन्होंने अटेंड करी एंड दे पार्टिसिपेटेड इन लार्ज नंबर्स इन लिबरल मूवमेंट ऑल्सो। ओके क्लियर?
नेक्स्ट, women attended the फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट एज ऑब्जर्वर्स, ठीक है, एज ऑब्जर्वर्स अटेंड करी थी। ये आपके लिए पॉइंट इंपॉर्टेंट बनता है। सो आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कितने पॉइंट्स हो गए एक बार देख लेते हैं। नंबर 1, women had formed their own political associations, political meetings, demonstrations, founded newspapers, organized rallies, etc. for right to education. They have participated in Frankfurt Parliament. Next, women attended the Frankfurt Parliament as observers. Okay, so first point, सर इन्होंने पॉलिटिकल एसोसिएशंस बनाई, रैलीज निकाली, ये करा वो करा, ठीक है, राइट टू एजुकेशन के लिए फाइट कर रही थी, ठीक है। नंबर 3, वुमेन अटेंडेड फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट एज ऑब्जर्वर्स, ऑब्जर्वर्स याद रखना है, ठीक है, क्लियर। ऐसा क्यों था? बिकॉज दे वर, क्या लिखा है आगे, बिकॉज दे वर नॉट ग्रांटेड द राइट टू वोट, इसलिए उनको एज अ ऑब्जर्वर खड़ा किया गया था। बस इतना सिर्फ याद रखना है, लिखने की जरूरत नहीं इतना ज़्यादा, आप सिर्फ ये लिखोगे थर्ड पॉइंट तो यू विल गेट द मार्क्स, फुल मार्क। याद रहेगा तो लिख देना, नहीं तो कोई ऐसा एसेंशियल नहीं, ठीक है। नेक्स्ट है लिबरल मूवमेंट इन विच many women had actively participated for years was divided on granting women political rights, ठीक है, पॉलिटिकल राइट्स उनको मिल गए थे, सो तब वो फिर अलग अलग हुई, लेकिन बहुत सारी वुमेन ने पार्टिसिपेट करा था फॉर द पॉलिटिकल राइट्स। इसके बाद दे वर नॉट अलाउड टू वोट इन द असेंबलीज इलेक्शन, इसके बाद भी उनको असेंबलीज इलेक्शन करने के लिए नहीं, असेंबली में इलेक्शन में वोट देने के लिए नहीं अलाउ किया गया, ठीक है। उनको सिर्फ और सिर्फ किस लिए अलाउ किया गया, जो पॉलिटिकल राइट उनको दिए गए, किस लिए दिए गए सर? फ्रैंकफर्ट की पार्लियामेंट मीटिंग को वो अटेंड कर सके, ठीक है, एज ऑब्जर्वर्स एंड टू सिट इट इन द विजिटर्स गैलरी। अब इतनी राम कहानी लिखोगे तो नहीं चलेगा, याद भी नहीं रहेगी। आप सिर्फ याद रखो कि उनको विजिटर की गैलरी में रहने के लिए, मतलब खड़े रखने के लिए बोल दिया था। आप ऑब्जर्व कर सकते हो वहाँ पे बैठ के, यू विल एक्ट एज एन ऑब्जर्वर, आप बैठ सकते हो वहाँ पे विजिटर की गैलरी में, सॉरी खड़े रखने के नहीं, बैठने के लिए, ठीक है। सो ये आपका 4th पॉइंट है, ठीक है। आपको सिर्फ 4th पॉइंट में सिर्फ यहाँ से ही याद रखना है, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट पूरा याद रख लोगे तो बेटर है, लेकिन थोड़ा थोड़ा याद रखो क्योंकि बहुत सी सारी चीज़ें याद रखने के लिए। सो 4 पॉइंट्स हो गए, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। रोल ऑफ वुमेन क्या था? पहला, उन्होंने पॉलिटिकल एसोसिएशंस वगैरह फॉर्म करी, न्यूज़पेपर्स फाउंड करे एक्सेट्रा, राइट टू एजुकेशन के लिए उन्होंने फाइट करी थी। नंबर 3, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में वो एज ए ऑब्जर्वर काम कर रही थी, ठीक है, एज ए ऑब्जर्वर रही वो, ठीक है, बिकॉज दे वर नॉट ग्रांटेड द राइट टू वोट। फिर धीरे धीरे उनको थोड़ा बहुत लिबर्टी मिल गई, पॉलिटिकल राइट्स मिल गए, लेकिन सिर्फ और सिर्फ दे एक्टेड एज एन ऑब्जर्वर्स, ठीक है, एंड सिट इन द विजिटर्स गैलरी, एंड टू सिट इन द विजिटर्स गैलरी ये उनको राइट मिला था। तो ये 4 पॉइंट्स आपको याद हो गए होंगे, ठीक है। सो एक बार पूरा क्वेश्चन आप लोग देख लो स्टार्टिंग से। गिसेप मेज़नी के बारे में पढ़ा लिया हम लोगों ने, ठीक है। देन ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बारे में हम लोगों ने देख लिया, जिसमें सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, इसको मत भूलना प्लीज, ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल ऑफ 1832। देन फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट के बारे में देखा, 18 मई 1848, 18 मई 1848, 18 मई 1848 याद रहेगा, ठीक है। रोल ऑफ वुमेन इन द नेशनलिस्ट स्ट्रगल्स, वो हमने देखा एज एन ऑब्जर्वर रही वो, उन्होंने काफ़ी ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह फॉर्म करी, काफ़ी एसोसिएशंस फॉर्म करी, काफ़ी न्यूज़पेपर्स फाउंड करे, डेमोन्स्ट्रेशंस करे, रैलीज निकाली, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा, ब्ला ब्ला, ठीक है। नेक्स्ट, दिस क्वेश्चन इज सुपर डुपर इंपॉर्टेंट, एग्जामिनर ने बहुत बार पूछा है, बहुत बार। What steps did French revolutionaries take to create a sense of collective identity among the French people? क्या स्टेप्स लिए गए फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज के थ्रू एक कलेक्टिव आइडेंटिटी का सेंस क्रिएट करने के लिए अमंग द फ्रेंच पीपल? तो कौन कौन से स्टेप्स लिए गए? सबसे पहला स्टेप क्या था? एस्टेट्स जर्नल को इलेक्ट किया गया बाय द बॉडी ऑफ एक्टिव सिटीजन्स, एस्टेट्स जर्नल वाज इलेक्टेड बाय द बॉडी ऑफ एक्टिव सिटीजन्स, एस्टेट्स जर्नल वाज इलेक्टेड बाय द बॉडी ऑफ एक्टिव सिटीजन्स एंड रीनेम्ड द नेशनल असेंबली। ओके, नेशनल असेंबली को रीनेम कर दिया गया और एस्टेट्स जनरल जो है अब इलेक्ट की जाएगी किसके थ्रू? बाय द बॉडी ऑफ एक्टिव सिटीजन्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट, जब रिवॉल्यूशनरीज पावर में आए फ्रांस में, दे वर डिटरमाइंड टू क्रिएट अ न्यू सेंस ऑफ यूनिटी एंड नेशनहुड। ओके, ये हमें याद रखना है। इसके लिए उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें करी। फ्रांस को कंसिडर किया गया बीइंग द फादरलैंड, ला पैट्री,
फ्रांस को कंसिडर किया गया फादरलैंड ला पेट्री, फादरलैंड ला पेट्री। एंड देन सारे लोगों को सिटीजन्स बोला गया, सब लोगों को सिटीजन्स बोला गया, दैट इज सिटोयन। ओके, ठीक है। दे वर गिवन द ट्राई कलर फ्लैग, 3 कलर्स रिप्रेजेंटिंग लिबर्टी, याद रखना, लिबर्टी, इक्वेलिटी एंड फ्रेटर्निटी, लिबर्टी, इक्वेलिटी एंड फ्रेटर्निटी, याद रखना है, ठीक है। ट्राई कलर फ्लैग जो है वो ये रिप्रेजेंट करता था फ्रांस का। द स्टेट्स जर्नल was elected by the body of active citizens and renamed as the National Assembly। मैंने पहले क्यों बताया, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए दोबारा बता रहा हूँ, 2-3 बार डिस्कस कर दिया ताकि आप लोग को याद रहे। नेक्स्ट, उसके बाद न्यू हाइम्स कंपोज की गई, ओथ्स दिलवाए गए, कस्में दिलवाई गई, मार्टायर्स कमेमोरेट किए गए, मीन्स जो शहीद थे उनको सम्मान दिया गया। ओके, ये इंग्लिश याद ना रहे ना, मार्टायर्स कमेमोरेटेड, तो इसको छोड़ देना, इसको आप स्किप कर सकते हो। आप लिख सकते हो सिर्फ क्या बोलते हैं, न्यू हाइम्स वर कंपोज, ओथ्स वर टेकन एटसेट्रा, इतना हुआ था, ठीक है। यू कैन राइट दिस मच ऑल्सो, देन यू विल गेट द मार्क्स। नेक्स्ट, सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम स्टार्ट किया गया। ओके, यूनिफॉर्म लॉज लाए गए फॉर ऑल द सिटीजन्स विद इन इट्स टेरिटरी, ये याद रखना है आपको। सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, यूनिफॉर्म लॉज। ओके, नेक्स्ट, इंटरनल कस्टम्स, ड्यूटीज एंड ड्यूज वर एबॉलिश्ड, इंटरनल कस्टम्स और ड्यूटीज और ड्यूज जितने भी थे वो सब हटा दिए गए। एंड अ यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स वाज अडॉप्टेड, यूनिफॉर्म सिस्टम लाया गया वेट्स और मेजर्स का, ठीक है। रीजनल डायलेक्ट्स को, रीजनल डायलेक्ट्स मीन्स रीजनल लैंग्वेजेस को डिस्करेज किया गया, और फ्रेंच को जो बोली जाती थी और लिखी जाती थी पेरिस में, उसको कॉमन लैंग्वेज बना दिया गया नेशन की, ठीक है। फ्रेंच को कॉमन लैंग्वेज बना दिया गया नेशन की। दे फर्दर डिक्लेयर्ड दैट इट वॉज द मिशन ऑन द डेस्टिनी, डिंगनिंग, रहने दो, इसको मत पढ़ना, ओके, लीव इट, एक्स्ट्रा पॉइंट, ओनली दिस मच, दीज मच पॉइंट्स आर सफिशिएंट, 1 2 3 4 5, ओके। ऊपर से फिर एक पॉइंट यहाँ का भी कवर होता है ये, ठीक है, ये भी इसी में कवर्ड है। एंड देन दे वर गिवन द ट्राई कलर फ्लैग, ये भी याद रहता है तो ठीक है, अदरवाइज इट्स नॉट अ कंपल्सन टू राइट दिस पॉइंट। अब आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कितने पॉइंट्स आपको याद रखने हैं एग्जैक्टली, एक ये ला पेट्री, ली सिटियन, यहाँ पे ली लिखा होगा, ली सिटियन, ओके, फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। ला पेट्री बोले तो फादरलैंड, ली सिटियन बोले तो सिटीजन्स, पहला पॉइंट आपको याद रखना है। नंबर 2, और हाँ ये वाली लाइन भी याद ना रहे तो चलेगा, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है, फ्रांस बीइंग द फादरलैंड, ला पेट्री एंड सिटीजन्स बना दिया गया सबको ली सिटियन, ठीक है। नंबर 2, स्टेट जनरल जो है उसको इलेक्ट किया जाएगा बाय द बॉडी ऑफ एक्टिव सिटीजन्स, ठीक है, and was renamed as National Assembly and renamed the National Assembly, sorry, National Assembly को रीनेम कर दिया गया था, और स्टेट जनरल जो है वो इलेक्ट की जाएगी या की गई थी, आप बोल सकते हो, एक्टिव सिटीजन्स के थ्रू। नंबर 3, न्यू हाइम्स वर कंपोज, न्यू हाइम्स कंपोज की गई, ओथ्स दिलवाई गए, कस्में दिलवाई गई, और मार्टायर्स कमेमोरेटेड याद ना रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, न्यू हाइम्स वर कंपोज, ओथ्स टेकन, आप इतना याद रख सकते हो। नंबर 4, सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम स्टार्ट किया गया, यूनिफॉर्म लॉज लाए गए सारे सिटीजन्स के लिए विद इन इट्स टेरिटरी, गॉट इट। नंबर 5, इंटरनल कस्टम्स ड्यूटीज़ को, इंटरनल कस्टम्स को, इंटरनल ड्यूटीज़ को और ड्यूज़ को एबॉलिश कर दिया गया, और यूनिफॉर्म सिस्टम लाया गया वेट्स एंड मेजर्स का, ओके। नंबर 6, रीजनल डायलेक्ट्स को डिस्करेज किया गया, एक नेशनल लैंग्वेज और कॉमन लैंग्वेज आप बोल सकते हो बना दी गई नेशन की, दैट इज फ्रेंच, ओके। ऐसा क्यों, बिकॉज पेरिस में फ्रेंच ही बोली जाती थी और लिखी जाती थी, आप ऐसा बोल सकते हो अभी के लिए, और ऐसा समझ सकते हो, ठीक है। सो 2 क्वेश्चंस हमारे क्लियर हो गए, होप सो आपको याद हो गए होंगे। इस वीडियो को 2 बार देख लेना, एटलीस्ट 2 से 3 बार, पूरे भेजे में उतर जाएगा क्या है, ठीक है, याद हो जाएगा, 2 बार देख लोगे तो पूरा याद हो जाएगा। बाकी रिमेनिंग क्वेश्चंस वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट पार्ट यू कैन से, ओके। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।